मार्क का सवाल है, क्या है, धातुओं की रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना, धातुओं की रासायनिक गुणधर्म एक साल नहीं कई साल प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको VVI लगाए हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम समझ सकते हैं कि ये एक सजेशन का रूप का प्रश्न हो सकता है, यानी कि ये MVVI होगा, यानी परीक्षा में निश्चित तौर पे ये पूछने वाला प्रश्न है, क्या है ना, धातुओं की रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अंग्रेजी में इसका हम लोग क्या लिखे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब देखिए सबसे पहला इसका जो अभिक्रिया है वो है वायु से अभिक्रिया, ठीक है ना। हम जो अपना पर्यावरण में रह रहे हैं, इस पर्यावरण में मतलब वायुमंडल एक परत है, ठीक है ना, वायुमंडल एक सतह है और इसमें बहुत सारा गैस है। इस वायुमंडल जो एक कवच है, हाँ, इसमें बहुत सारा गैस है और यह इसमें से मतलब जो ऑक्सीजन गैस है वह धातु से अभिक्रिया करता है, ये बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर वायु से अभिक्रिया का अर्थ यह है कि वायु में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन धातु से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। धातु से अभिक्रिया कौन करेगा, तो वायु का ऑक्सीजन। वायु में बहुत तरह का गैस होता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत तरह की गैस है, सबका अपना अपना क्या है, मात्रा है। ऑक्सीजन का अलग मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग मात्रा है, नाइट्रोजन का अलग मात्रा है। ये आपको आगे भी पढ़ने के लिए है, ये बात को समझना है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस है, उनमें से ऑक्सीजन धातु से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिखे हैं वायु से अभिक्रिया। अगर आप किताब में देखोगे तो इसी चीज को लिखा है वायु से दहन। मतलब दहन का मतलब यहां हुआ कि जो भी धातु है, कुछ धातु है, वो जो वायु से अभिक्रिया करेगा तो वो जलेगा, मतलब वो जल करके नए पदार्थ का निर्माण करेगा, इसलिए वहां पर दहन लिखा गया। दहन का मतलब होता है जलना, ठीक है ना। अगर कोई पदार्थ एक मतलब निश्चित ताप पर जलने मतलब वो जलने लगता है तो उससे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं, ठीक है ना। तो दहन मतलब यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं वायु से दहन, किसका, तो धातु का। वायु से दहन का मतलब किसका, धातु का दहन। कैसे किया जाएगा वो आपको यहां समझना है। यहां पर हम लोग वैसे नहीं लिख करके ऐसे लिखे वायु से अभिक्रिया। तो जितने भी धातु है उसमें मैक्सिमम, अधिकांश का मतलब हुआ मैक्सिमम, अधिकांश धातुएं जो है वायु से अभिक्रिया करके, ठीक है ना, संगत धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। समझ रहे बात को, कि जो भी धातु है वो धातु वायु से अभिक्रिया करके संगत धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो संगत धातु का मतलब क्या हुआ कि जैसे सोडियम एक धातु है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम जो धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। इसी का अर्थ हुआ कि संगत धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या, तो धातु किससे अभिक्रिया करके, तो वायु से अभिक्रिया करके। वायु से अभिक्रिया करके यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। तो आपको सवाल में ऑब्जेक्टिव में ऐसे रह सकते हैं कि जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो आपको जवाब में यह देना है कि धातु का जो धातु होगा उसके ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे सोडियम है उसका ऑक्साइड, तो क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो यही हुआ कि संगत धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है कौन, धातु। किससे अभिक्रिया करके, वायु से। वायु का अर्थ यहां पर क्या समझना है, ऑक्सीजन। चलिए, तो ये बात को हम लोग समझ गए। अब यहां पर समझना है जल से अभिक्रिया। तो ये जल से जो अभिक्रिया धातु करेगा,
ठीक है ना। तो इसमें कुछ विविधता है, मतलब इसमें कुछ डाइवर्सिटी है, इसमें कुछ अलग अलग जो है ना प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग समझने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। होता क्या है, आपको ये जो अभी लिखे हैं ना हेडलाइन, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है ना। और बाकी तो वहां पर धातु की रासायनिक गुणधर्म पूछा तो पूरा तो लिखना पड़ेगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे हैं जल से अभिक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें है, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं जल से अभिक्रिया, अभिप्राय क्या होगा, धातु से जल की अभिक्रिया। अभिप्राय क्या होगा, धातु से जल की अभिक्रिया। अब देखिए, जब भी कोई धातु जल से अभिक्रिया करेगा ना, तो उसका कुछ मतलब विशेष गुण होगा, उसका मतलब उसका कुछ मतलब कह सकते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा, तभी वो अभिक्रिया कर सकता है। इसलिए यहां पर हम लोग लिखे हैं क्या, कि सभी धातुएं जल के साथ एक समान रूप से अभिक्रिया नहीं कर सकता है। धातु जो है ना, धातु का एक विशेष गुण है कि वो किस जल के साथ जो है ना, मतलब जल की किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये ऐसा संभव नहीं है। सभी धातु का अपना अपना गुण होता है, ठीक है ना। सभी धातु जल के साथ एक समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ ही धातु जल से अभिक्रिया करके, मतलब धातु तो बहुत है, 118 तत्व है, तो 118 तत्व में तो आप जानते हैं कि अधिकांश क्या है जी, धातु है। तो लगभग कितना धातु आपको बताए गए थे, 92 धातु है। कितना धातु है, 92। अब 118 तत्व है, उसमें 92 धातु ही है, ठीक है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं, तो 92 जो धातु है ना, उसमें अधिकांश धातु जो है वो जल से एक समान रूप से अभिक्रिया नहीं करता है। कुछ ही धातु, मतलब अल्प धातु, कुछ मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे धातु ही जल से अभिक्रिया करता है, वो भी जल की विभिन्न प्रकार की अवस्था के साथ। इसलिए हम लोग रोमन का 1, 2, 3, 4 नंबर तक लिखे हैं, ठीक है ना। इस बात को समझने का आप प्रयास कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं और इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, कुछ ही धातु जल से अभिक्रिया करके संगत धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ये बात तो आपको याद ही रखना है। जब कोई धातु जल से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, तो जल की किसी भी अवस्था के साथ हो सकता है। जब कोई धातु जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया करेगा, तो याद रखना है उस स्थिति में जो है ना ऑक्साइड का निर्माण करेगा। धातु के ऑक्साइड, मतलब अगर मान के चलिए कोई धातु है तो उसका ऑक्साइड, और साथ ही क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। प्रायः यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जब कोई धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार की गैस को उत्पत्ति करेगा या किस प्रकार के गैस को निर्माण करेगा। तो याद रखना है किस प्रकार की गैस को निर्माण करेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। किस प्रकार का गैस, हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर जो हाइड्रोजन से, मतलब यहाँ पर धातु से जो अभिक्रिया कराया गया जल के साथ, वहां पर क्या कौन सा गैस बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। तो ये बात को याद रखना है। उसके बाद लिखा गया है कि जो धातु जल में घुलनशील होता है। देखो, कुछ धातु ऐसा होता है कि जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है, ठीक है ना। घुलनशील मतलब जो जल के साथ एकदम घुल जाता है, उसके कण के साथ मिल जाता है। जैसे आप पानी में अगर नमक डालते हो तो घुल जाता है ना, हाँ, चीनी डालते हो तो घुल जाता है ना। तो ऐसे समझो कि कोई धातु ऐसा है कि जिसको पानी में दिए तो वो क्या हो गया, घुल गया। मतलब वो क्या उसमें घुलनशील है, इसलिए क्या हो गया, घुल गया। तो याद रखना है कि जो धातु जल में घुलनशील होता है, ऑब्जेक्टिव है, जो धातु जल में घुलनशील होता है वे जल में घुलकर धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल आपको यहां पर दिखेगा। हाँ, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ये मैग्नीशियम है धातु ऐसा, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऐसा धातु है कि जिसको आप जल में दोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जैसे नमक पानी में घुल जाता है ना, चीनी पानी में घुल जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम को अगर पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, मैग्नीशियम क्या है, जल में घुलनशील है। और यह मतलब घुलनशील होने के कारण क्या बनाया, मैग्नीशियम
हाइड्रा ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर बात कहा गया है, जो धातु जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर धातु के हाइड्रा ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये बात को आप समझ के मतलब जो है ना रखेंगे। ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत सारा पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ भी ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर पे ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। ये जो अभी जल से अभिक्रिया की जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखे 1 2 3 4, इनको समझना बहुत जरूरी है और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव है, इस चारों से भी ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही अगर यह आपका हेडलाइन में प्रश्न बन के आ गया कि धातु की रासायनिक गुणधर्म लिखे, तो आपको ये टोटल जवाब लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 मार्क मिलेगा केमिस्ट्री में। तो यह केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री होता है ना, उसमें 5 मार्क का एक सवाल माना जाता है। ऐसे केमिस्ट्री में आपको बहुत ही मतलब जो है ना चुनिंदा सवाल 5 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें एक ये भी है, ध्यान रखना है। चलिए 1 नंबर का देखिए, हर विषय में जैसे आपका फिजिक्स है उसमें भी से एक 5 मार्क का सवाल रहेगा, केमिस्ट्री है उसमें से भी एक 5 मार्क का सवाल है, बायोलॉजी है तो उसमें से भी एक 5 मार्क का सवाल होगा, ठीक है ना। तो ये 5 मार्क का सवाल जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 5 मार्क का सवाल कहाँ से आता है, कौन सा आता है, ठीक है। तो एक सवाल 5 मार्क का ये है। अब देखिए सोडियम पोटेशियम जैसी धातु, 2 धातु है, सोडियम पोटेशियम। याद रखना है पोटेशियम सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है सोडियम से, इसका क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, इसका क्रियाशीलता कम है, ठीक है ना। इससे कम क्रियाशीलता एल्युमिनियम का है, ठीक है ना। तो पोटेशियम सोडियम जो है ना वो काफी क्रियाशील धातु है। ध्यान देना है ये दोनों जो धातु है ना उसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। किसमें किसको डुबो कर रखते हैं, सोडियम पोटेशियम। ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका प्रश्न में, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, सोडियम। ऑप्शन देखना है, सोडियम है या पोटेशियम है, सोडियम है या पोटेशियम है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ये काफी क्रियाशील तत्व है, जैसे हवा में मतलब लाएगा ना तो आग पकड़ लेगा, ठीक है ना। पानी मतलब पानी में फेंकोगे तो पानी में भी आग लग जाएगा, बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व माना जाता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, ठीक है ना। अत्यंत क्रियाशील तत्व है। यानी धातुओं की अगर सक्रियता की बात करें, इसका रिएक्टिविटी सीरीज का बात करें, धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज जैसे 92 धातु है उसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम। अगर बात करें सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, तो वो सोना है। ये दोनों बात आपको याद रखना है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, हाँ। तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी आपको यहाँ समझना बस ये है कि सोडियम पोटेशियम जैसी धातु शीतल जल से तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। आखिर क्यों, क्योंकि इस बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। धातु में बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या करेगा, शीतल जल समझ रहे हैं ना, ठंडा जल जैसे फ्रीज का जल हो गया, फ्रीज में पानी रखते हैं ना बोतल में, वो काफी ठंडा हो जाता है ना, तो वह क्या हो गया, शीतल जल, ठंडा जल, ठीक है ना। तो ये ठंडा जल से अभिक्रिया, जैसे कि आप मान के चलिए कि ठंडा है पदार्थ, ठंडा है और उस हम सोडियम रख दिए, ठीक है ना। कितना मतलब एक बर्फ को लीजिए, बर्फ सामने रखे और उस पे सोडियम रख दिए, बर्फ में आग लग जाएगा, मतलब धुआं मतलब निकाल देता है, ठीक है ना, धुआं निकाल देता है। आप देखते होंगे बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ कहीं मतलब कोई मतलब जो है स्टेज शो होता है, उसमें जब कोई मतलब आते हैं और मतलब अपना प्रदर्शन करते हैं तो उस समय धुआं निकलता है, ठीक है ना। क्या निकलता है, धुआं। देखे ना, देखे होंगे, ठीक है ना। तो वो इसी का प्रकोप होता है, इसी का प्रभाव होता है उसमें, वहां पर भी रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है ना। सोडियम या पोटेशियम लाके मतलब उसमें मतलब डाल देता है, उसमें पानी रहता है, ठीक है ना। जैसे वो एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो वो विस्फोट होने के साथ अभिक्रिया मतलब जो है ना अभिक्रिया संपन्न करने लगती है, जिसमें धुआं का निर्माण होने लगता है, ठीक है ना। तो याद रखना सोडियम पोटेशियम जैसी धातु जो है ना शीतल जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप संगत धातु के हाइड्रा ऑक्साइड
और क्या हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। कौन? सोडियम और पोटेशियम। याद रखना है सोडियम पोटेशियम केवल शीतल जल से ही नहीं, ये बहुत तरह की अवस्था के, बहुत जल की विभिन्न प्रकार की अवस्था के साथ अभिक्रिया कर सकता है, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, इसलिए यहां लिखा गया है सोडियम पोटेशियम जैसी धातु शीतल जल से तेजी से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप संगत धातु के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है ना। अब यहां देखिए, हमने यहां पर एक बात को क्लियर किए थे कि जो धातु जल में घुलनशील होता है वो जल में घुलकर धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसका मतलब सोडियम क्या है, जल में घुलनशील है ना। सोडियम क्या है, जल में घुलनशील है, जिसके कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ना। सोडियम को जल से अभिक्रिया करवाया, कैसा जल? शीतल जल। तो सोडियम जब शीतल जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ये बात को याद रखना है, ये एक बहुत मतलब प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया सोडियम पोटेशियम का। अच्छा, मान के चलिए पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के को अगर अभिक्रिया कराएंगे H2O से तो क्या बनेगा? KOH प्लस H2, यही ना। इसका दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है ना, जैसे सोडियम के साथ जल को अभिक्रिया कराए तो क्या बना है? NaOH प्लस H2। इसका दूसरा एग्जांपल लेते तो क्या लिखते? K प्लस H2O, तीर का निशान KOH प्लस क्या? H2 लिखने हो जाता है ना। तो ये अभिक्रिया भी लिखने के लिए आपको होना चाहिए। चलिए, उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग क्या लिखे हैं? मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। यहां जहां भी मतलब बात करेंगे ना, इसमें धातु का ही बात करेंगे। मैग्नीशियम धातु है, ठीक है ना। यह धातु केवल गर्म जल से ही अभिक्रिया करेगा। ऐसे नहीं कि ये शीतल जल से भी अभिक्रिया कर लेगा, ठंडा जल होगा उससे भी अभिक्रिया कर लेगा। ऐसा नहीं कि ये जो है वो जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेगा, नहीं, ये केवल व केवल गर्म जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है ना, यानी पानी को उबालना पड़ता है और उसमें मैग्नीशियम को डालना पड़ता है, तभी अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है ना। ऐसे आप देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम को किसी भी अवस्था में जल का दे दीजिए, ठंडा हो, गर्म हो, जलवाष्प हो, किसी भी जल का अवस्था हो, उसमें मतलब अभिक्रिया ये दोनों तत्व कर लेगा आराम से। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो मैग्नीशियम याद रखना है, मैग्नीशियम धातु जो है वो केवल व केवल गर्म जल से ही अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके ये क्या करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस का निर्माण, यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। याद एक बात विशेष रूप से आपको ये रखना है कि मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम अभिक्रिया अगर जल के साथ करता है, किस मतलब अवस्था अलग अलग है, लेकिन अभिक्रिया करता है तो एक समान चीज का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। किसका? हाइड्रोजन गैस का निर्माण। देखिए इसमें भी हो रहा है ना हाइड्रोजन गैस का निर्माण, और इसमें मतलब हाइड्रोजन गैस का नहीं, H2O का निर्माण होता है। यहां गलती लिख दी है क्या? हाँ, H2 नहीं होगा, H2 होगा। यहां लिखे है ना H2 गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो याद रखना है क्या? मैग्नीशियम धातु केवल गर्म जल से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो याद रहेगा ना। चलिए, उसके बाद तीसरा नंबर का देखिए। तीसरा नंबर में क्या है? एल्युमिनियम, आयरन, जिंक है, तीन तत्व। ठीक है ना। पहले तो दो तत्व का नाम ये याद रखना है, सोडियम पोटेशियम, ये शीतल जल से अभिक्रिया करके मतलब जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, और पोटेशियम जो है शीतल जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम क्या करेगा? गर्म जल से अभिक्रिया करेगा और गर्म जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम का देख लीजिए। एल्युमिनियम धातु है, ये भी क्या है? धातु। हम बोले ना जो भी यहाँ बात होगा वो धातु का ही होगा। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक, ये तीन प्रकार के धातु है, एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक। तो ये केवल व केवल जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा। ऐसा नहीं कि ये शीतल जल से अभिक्रिया कर लेगा, गर्म जल से अभिक्रिया कर लेगा, नहीं, ये किससे अभिक्रिया करेगा? जलवाष्प। जलवाष्प पूछ रहे हैं ना, जैसे पानी को गर्म करते हो उसका वाष्प बनता है,
ठीक है ना, या पानी ठंडा करते हो, पानी क्या करते हो, ठंडा करते हो, उसका भी वाष्प निकलता है ना, हाँ, उससे अभिक्रिया करेगा। समझ गए ना। तो एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी जो धातु होती है वो केवल जलवाष्प से अभिक्रिया करता है। किससे? जलवाष्प से अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप संगत धातु के ऑक्साइड और H2 गैस का निर्माण करती है। यहाँ पर भी हम लोग H2O लिख दिए हैं। H2 गैस का निर्माण करती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। किस गैस का निर्माण करती है? हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अब देखिए यहां पर हो गया, सुधार कर लिया ना, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अब यहां समझिए कि तीनों स्टेप में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, क्या गो तत्व हुआ जी? 6 गो ना, क्या गो तत्व हुआ? 6 गो। कौन कौन सब? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, क्या गो मतलब तत्व हुआ? 6। ये 6 तत्वों को याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि सोडियम पोटेशियम किस मतलब कैसा मतलब अभिक्रिया करेगा, ठीक ना। तो सोडियम पोटेशियम शीतल जल से अभिक्रिया करेगा। किससे? शीतल। और क्या याद रखना है? मैग्नीशियम कैसा जल से अभिक्रिया करेगा? गर्म जल से। आपसे पूछ देंगे एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक कैसे जल से अभिक्रिया करेगा? जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा। ठीक है ना। और तीनों की स्थिति में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है ना। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस। और 4 नंबर पे कुछ बात विशेष है, इसको भी याद रखना है। लेड नाम सुने हैं ना, सीसा जिसको बोलते हैं। लेड मतलब सीसा। कॉपर, तांबा का तार आता है, या तांबा, इस मतलब जो इसका नाम 2 तरह का होता है, 2 नाम होता है, कॉपर, तांबा, इसका भी 2 नाम है, लेड या सीसा। सिल्वर का भी 2 नाम है, चांदी, क्या नाम है? चांदी। और गोल्ड का भी 2 नाम है, क्या? सोना। तो ये 3 गो धातु है, ये भी क्या है जी? धातु है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्या है? धातु है। लेकिन ये ऐसा धातु है कि जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपसे सवाल हो सकता है कि कौन कौन से ऐसे धातु है, कौन कौन से ऐसे धातु है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो क्या जवाब देना है? लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। याद रहेगा ना। चलिए, उसके बाद हम लोग ये तीसरे नंबर का अम्लों से अभिक्रिया। हाँ, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या कुछ का निर्माण करेगा, समझना है। अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल आप लोग पीछे चैप्टर में पढ़े अम्ल, ठीक है ना। अम्ल का उदाहरण बहुत सारा पढ़े। HCl अम्ल होता है, H2SO4 अम्ल होता है, HNO3 अम्ल होता है ना। ये सब अम्ल का क्या है? प्रकार है। और अम्ल का क्या है? सूत्र है। ठीक है ना। H2SO4 किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। HCl किसका सूत्र है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। HNO3 किसका सूत्र है? नाइट्रिक अम्ल का। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। H3PO4 किसका सूत्र है? पर क्लोरिक अम्ल का। तो अम्ल का सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब देखिए, अम्लों से अभिक्रिया की बात किए, क्या प्राय सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा। जो भी धातु है, 92 गो धातु है ना, हाँ, 92 धातु मतलब जो भी धातु है वो सभी क्या करेगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करके क्या करेगा? लवण का निर्माण करेगा। क्या करेगा? लवण का निर्माण करेगा। और क्या? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। किसका? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, Na क्या है? धातु है ना, सोडियम धातु है। और ये H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो Na2SO4 प्लस H2, कहिएगा Na2SO4 लवण है। हाँ, कैसे? तो यहाँ पर देखिए, धनात्मक मूलक, यहाँ पर धन मूलक और ऋण मूलक के बीच अभिक्रिया करके ये बना है। ठीक है ना। ये भी एक लवण है। ऐसे नहीं कह सकते केवल NaCl ही लवण है, NaCl ही केवल लवण है, ऐसा नहीं समझ सकते हैं। Na2SO4 भी क्या है? लवण है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और लिए हैं, Na प्लस HCl। Na क्या है? धातु है। HCl क्या है? अम्ल है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl। इसको तो लवण कहोगे ना, ये तो समझते हो। NaCl क्या है? लवण है। और हाइड्रोजन गैस H2 का निर्माण करता है। तो याद रखना है ये बात को। उसके बाद आखिरी में हम लोग लिखे हैं धातु के लवण से अभिक्रिया। धातु के लवण।
अब देखिए धातु के लवण का मतलब यह हुआ, जैसे आपका NaCl धातु का लवण है, ठीक है ना, धातु का क्या है, लवण। उसके बाद CuSO4 क्या है, धातु का लवण है। उसके बाद अगर कहे Na2SO4 क्या है, धातु के लवण है। तो धातु के लवण से अभिक्रिया करेंगे, किसको, धातु से ही, धातु को धातु के लवण से अभिक्रिया करवाएंगे। तो जब धातु को धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वहां होगा। कैसा अभिक्रिया होगा, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, हाँ, धातु को जब धातु के लवण से ही अभिक्रिया करवाया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा क्या करेगा, नए धातु का निर्माण करेगा। यहां देख लीजिए Fe क्या है, धातु है, CuSO4 क्या है, धातु के लवण है, क्या है, धातु के लवण है, और ये दोनों अभिक्रिया करेगा। तो ध्यान रखना है कि ये Cu जो है ना Fe से ज्यादा क्रियाशील है, सॉरी Fe जो है ना Cu से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। Fe जो है Cu से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। ये आयरन है और ये क्या है, कॉपर है। तो कॉपर से ज्यादा कौन क्रियाशील है, आयरन। तो इसलिए कॉपर का स्थान को हटा करके ये Fe स्थान ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। कॉपर प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है ना, ये दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। हाँ, तो Fe प्लस CuSO4 ये अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। यही Cu जो है ना नए धातु है, ठीक है ना। क्या है ये, नए, पहले धातु क्या था, Fe, अब धातु क्या बना, Cu, तो नए धातु ये हो गया। तो ये ध्यान रखना है। अभी जो हम लोग धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, ये इसमें जो चार मेन बात है, जैसे हम डिजिट में 1 2 3 4 ये 4 गो लिखे है ना, इसमें बस इसका बढ़ गया है जल से अभिक्रिया का। तो ये 4 गो जो बात है ना उसको विशेष रूप से आपको याद रखना है।